Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Lokpal. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. लोकपाल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बड्समन सिस्टम। देखिए, ओम्बड्समन या ओम्बड्समन सिस्टम है क्या? ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया जाता है इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया जाता है ओम्बड्समन। बेसिकली इट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, साथ ही साथ पावर दिया जाता है कि किसी भी तरीके का करप्शन किसी भी लेवल पे हो रहा हो उसको आपको डील करना है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है ओम्बड्समन। तो ओम्बड्समन एक तरीके से इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, अगर आप कोई भी ऐसी बॉडी बनाएंगे जो सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव्स के अंदर है, जैसे बात कर लें सीबीआई की, तो फिर वो हायर एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर कोई करप्शन हो रहा है तो कैसे डील करेगा, क्योंकि सीबीआई तो खुद ही होम मिनिस्टर के ऑफिस के डायरेक्शंस पे काम करती है। सो फॉर दैट रीजन द ओम्बड्समैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी। एकदम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा, तभी जाकर के वो इम्पार्शियल तरीके से काम कर पाएगा और करप्शन को एड्रेस कर पाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सरकार से, जिसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो सरकार के आदेश से काम नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, और उसको पावर दिया गया है कि आप करप्शन को डील करें। ये कॉन्सेप्ट होता है ओम्बड्समन का। ओम्बड्समन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि स्वीडन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1809 में, फिर बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे फिनलैंड, डेनमार्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया अपने अपने देशों में। तो आप कह सकते हैं कि ओम्बड्समैन बेसिकली इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड प्रिवेंट करप्शन। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों में भी ओम्बड्समैन का सिस्टम लाया गया। भारत के अंदर भी ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई। भारत के अंदर जो ओम्बड्समैन है उसको नाम दिया गया लोकपाल। भारत के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम कैसे आया, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो थोड़ा समझते हैं। भारत के अंदर कानून बना करके अलग से ओम्बड्समैन सिस्टम या लोकपाल बनाने की कोशिश की गई। इसके लिए कम से कम 8 बार पार्लियामेंट के अंदर लोकपाल बिल रखा गया बिटवीन 1968 टू 2011। बट हर बार वो बिल किसी न किसी कारण से डिफीट हो जाता था, पास नहीं हो पाता था। ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो पॉलिटिकल चैलेंज था, क्योंकि नेता लोग क्यों ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो उनके एम्बिट से बाहर होगा, जो उनके ऊपर भी सुपरविजन कर सकता है कि कहीं वो करप्शन तो नहीं कर रहे। तो कुछ ना कुछ बहाने हो करके कोई ना कोई पॉलिटिकल या प्रोसीजरल चैलेंज लगा करके आठों के आठों बार वो लोकपाल बिल डिफीट हो गया। इट कुड नॉट गेट थ्रू द पार्लियामेंट एंड बिकम ए लॉ। फिर क्या हुआ, साल 2010 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसमें कई सारे करप्शन के केसेस सामने आए। फिर लगे हाथ और भी कई सारे करप्शन के केसेस केम अप वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जांपल 2G स्कैम, देन कोल स्कैम, सो मैनी इश्यूज ऑफ करप्शन केम फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर कि जनता के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया एंड एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ भारत के अंदर साल 2011 में, जिसको नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, जिसको लीड किया अन्ना हजारे जी ने। इनके साथ बाकी और भी लीडर्स थे जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी एंड ऑल। बाद में अरविंद केजरीवाल जी अलग हो गए अन्ना हजारे जी से और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। बट पहले ये सब साथ ही आए थे। दे स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द स्पेट ऑफ करप्शन इशूज कमिंग फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर। और इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में जो मुख्य डिमांड था वो यही था कि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल यानी कि स्ट्रॉन्ग ओम्बड्समैन बनाया जाए। इसके लिए जो प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स थे उन्होंने अपने तरफ से कैसा लोकपाल होना चाहिए वो एक सजेशन दिया था सरकार को, जिसको नाम दिया गया जन लोकपाल, जन लोकपाल बिल। तो दैट वाज द प्रपोजल फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स हु वर डिमांडिंग करप्शन फ्री इंडिया। तो फिर
उस दबाव में फिर जाकर के पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास हुआ, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इन 2013, जिसकी मदद से अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। लोकपाल बनाया गया यूनियन लेवल पे, लोकायुक्त बनाया गया स्टेट लेवल पे करप्शन को डील करने के लिए। दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज बिकॉज दे हैव बीन क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ लॉ। और लोकपाल यूनियन लेवल पे किसी भी ऑफिस में करप्शन हो रहा हो, इवन इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और प्रोसिक्यूशन कर सकता है, ऑफ कोर्स विद सम केविएट। और सिमिलरली स्टेट लेवल पे लोकायुक्त, इट कैन इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस इन एनी ऑफिस इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब सोचिए, लोकपाल या लोकायुक्त से पहले करप्शन के केसेस डील करने के लिए कुछ जो बॉडीज थी, सीबीआई या सीवीसी, अभी भी हैं ये, बट उस टाइम तक करप्शन के केसेस को डील करने के लिए बस यही थी, देयर वर नो अदर बॉडीज। बट दीज बॉडीज तो एक्ट ऑन डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली होम मिनिस्ट्री। तो सपोज इफ सम करप्शन activity has been conducted in home ministry या prime minister office, then how these institutions are expected to conduct free and fair investigation? They won't be able to, because they act on the directives of the home ministry. सो इसी कारण से एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को कहा था केज्ड पैरट, कि वो तो वही बोलेगा जो सरकार कहेगी। तो इससे क्या बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? जहां पे भी कोई पॉलिटिकल इशू होगा करप्शन का और हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होंगे, उस केस में सीबीआई से बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई अ सेपरेट एजेंसी वाज नीडेड, एंड दस लोकपाल was created at union level and lokayukta were created at state level to deal with the problem of corruption. अगर लोकपाल की बात की जाए तो लोकपाल एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक चेयरमैन है। द चेयरमैन कुड बी आइदर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या लोकपाल के चेयरमैन हो सकते हैं एन एमिनेंट पर्सन who is having expertise and knowledge in the field of anti corruption for at least 25 years, तो वही चेयरमैन हो सकते हैं। उसके अलावा 8 मेंबर्स होंगे लोकपाल के, जिसमें से 50% लोग जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे। दे मस्ट बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसके अलावा 8 मेंबर जो होंगे वो अलग अलग सोसाइटल बैकग्राउंड के होंगे, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी या वुमेन बैकग्राउंड से होंगे। इस तरीके से लोकपाल एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। अब लोकपाल के जो मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, उनका 5 साल का टर्म होगा, या दे वुड बी एलिजिबल टू सर्व द ऑफिस टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो भी अर्लियर हुआ वही उनका टर्म डिसाइड करेगा, 5 ईयर्स या एज ऑफ 70। और जो लोकपाल का जो चेयरमैन है और साथ ही साथ जो उनके मेंबर हैं, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये 9 के 9 लोग, चेयरमैन एंड द 8 मेंबर्स, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जिनको चाहे उनको अपॉइंट कर दे, अदरवाइज तो फिर प्रेसिडेंट सिंस एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फिर लोकपाल और उनके तमाम मेंबर्स जो हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करा देंगे। फिर देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट लोकपाल टू एक्ट इन इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर मैनर? दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन वाई प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लोकपाल के chairman and members, but not on the advice of council of minister. President appoints on the basis of recommendation by a selection committee. सिलेक्शन कमेटी के अंदर 5 लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, बट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी अदर जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस ऑफ दीज 4। ये 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी होती है जो लोकपाल के मेंबर्स और चीफ चेयरमैन का नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और उसके बेसिस पे फिर अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास हो जाने के बावजूद भी कई सालों तक लोकपाल का पोस्ट खाली रहा। रीजन बीइंग कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का पोजीशन खाली था, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बनने के लिए अपोजिशन पार्टी तो होनी चाहिए, और अपोजिशन पार्टी के लिए बनने के लिए जो पार्टी है जो सरकार में नहीं है उसके पास मिनिमम 10% सीटें होनी चाहिए, राइट? ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट ये कन्वेंशन के थ्रू माना जाता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस गिवन बाय द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर साहब। तो कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी,
अपोजिशन में, बट फिर भी उसके पास 10% सीटें नहीं थी, तो ऑफिशियली वो अपोजिशन पार्टी नहीं हुई और उसके जो लीडर हुए लीडर ऑफ अपोजिशन हुए नहीं। तो इस कारण से सिंस लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं था लोकसभा में, इस कारण से सिलेक्शन कमेटी नहीं बन पा रही थी, और सिलेक्शन कमेटी नहीं बन पा रही थी तो फिर लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो फिर 2017 में अमेंडमेंट किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट में, और इस टर्म लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के बजाय लिखा गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। उसके बाद से ये सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, और सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे पहले लोकपाल के चेयरमैन अपॉइंट किए गए, जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष जी। The first Lokpal committee was created. This Lokpal body was created for the first time in 2019 with its chairman पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। फिर उनका 5 साल का जब टर्म खत्म हुआ तो वो रिटायर हुए, उनके जगह पे अब लोकपाल के मौजूदा चेयरमैन हैं, हु इज सेकंड इन द लाइन। तो सेकंड चेयरमैन है अब लोकपाल के जस्टिस एम हानविलकर साहब। ही इज नाउ या करेंटली चेयरमैन ऑफ लोकपाल, एंड ही इज द सेकंड चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। पहले थे पीसी घोष साहब, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये तो मैंने बात बताई आपको लोकपाल से संबंधित। अब इस करंट आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल में बस बात यही की गई है कि लोकपाल के बने हुए और इसके काम करते हुए 6 साल हो गए हैं, बट 6 साल में अभी तक सिर्फ 24 केसेस लोकपाल ने लिए हैं। इट्स वेरी लो, यानी कि ज़्यादातर लोग लोकपाल में केस रजिस्टर कर ही नहीं रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो लोकपाल उसमें से ज़्यादातर केसेस को रिजेक्ट कर दे रहा है। और पिछले 5 या 6 सालों में लोकपाल हैज़ ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन ओनली इन 24 केसेस, और उसमें से भी सिर्फ 6 केसेस में लोकपाल ने पाया है असल में कि करप्शन हुआ था, और उसमें प्रोसिक्यूशन किया गया है, यानी कि सजा दी गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस हैव बीन रिजेक्टेड। साथ ही साथ लोकपाल के अंदर खुद के फंक्शनरीज की कमी है, लोगों की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। दैट इज वाई फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज लोकपाल इज स्टिल रिलाइंग ऑन सीवीसी एंड सीबीआई। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि लोकपाल इज हैविंग शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब चीजें जो है, ये करंट आर्टिकल जो है, इट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग पुअर फंक्शनिंग ऑफ लोकपाल सिंस इट्स इंसेप्शन। ऐसा प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अटेम्प्ट करें। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपका जीएस पेपर 2 का सेगमेंट है स्टैट्यूटरी बॉडीज, वहाँ पे आपसे लोकपाल से संबंधित ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बनाया गया था एंड ऑल। तो प्रॉब्लम्स में आप करंट के कुछ डेटा फैक्ट्स लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आप पहले अटेम्प्ट करें एंड देन यू कैन रीड द सजेशन गिवन बाय माय साइड, गिवन फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम या स्वामित्व प्रोग्राम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, स्वामित्व प्रोग्राम, इसको साल 2020 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया था। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका सरल सा मकसद ये है कि रूरल एरियाज में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से लैंड का सर्वे किया जाए, और अलग अलग लैंड पार्सल का डिजिटल डेटा स्टोर किया जाए, और उनमें उनके प्रॉपर ओनर्स का नाम अटैच किया जाए, और उन लैंड के ओनर्स को एक प्रॉपर्टी कार्ड दी जाए, ताकि प्रॉपर्टी का वैलिडेशन हो पाए इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जमीनों को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट होने के कारण जमीनों का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मान लो कई सारी जमीनें खाली पड़ी हैं क्योंकि कोई खेती नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड है। वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? तो डिस्प्यूटेड है। तो प्रॉपर्टी वैलिडेशन आफ्टर डिजिटल सर्वे, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड, ये मकसद है स्वामित्व प्रोग्राम का इन रूरल एरिया। तो इसमें क्या किया जाएगा? मैपिंग द लैंड पार्सल विथ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड देन इशूइंग ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। इसमें हाई रिजोल्यूशन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो गूगल मैप्स में होता है वैसे ही एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे अलग अलग लैंड पार्सल पे उनके ओनर का नाम टैग कर दिया जाएगा। दिस स्वामित्व प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और स्टेट लेवल पे उनको स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारे आपको पता होगा
स्टेट के अंदर भी, हमारे असम स्टेट के अंदर भी देर इज स्वामित्व सेगमेंट जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रन कर रहा है। तो स्वामित्व प्रोग्राम है भारत सरकार का इनिशिएटिव, लेकिन अलग अलग स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट भारत सरकार को उसमें असिस्ट कर रहे हैं स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फायदा क्या होगा स्वामित्व प्रोग्राम से? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा। तो डिस्प्यूट रिडक्शन होते ही एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि एसेट क्या, इसमें लैंड है। अब लैंड का मोनेटाइजेशन, कोई मान लीजिए कि अर्बन एरिया में चला गया, जमीन आपकी है लेकिन अब आप शहर में रह रहे हैं, आप गुवाहाटी में रह रहे हैं जबकि आपकी गांव में जमीन है। अब आपके पास चूंकि प्रॉपर आपके पास ओनरशिप कार्ड है, तो आप अब अपनी जमीन को किसी और को रेंट पे देने में घबराएंगे नहीं। अभी क्या होता है कि चूंकि लैंड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी वैलिडेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो काफ़ी वेग हैं, क्लियर है नहीं। इस कारण से आपकी ज़मीन है बट आपके पास क्लियर कट डॉक्यूमेंट तो है नहीं। इसलिए आप भले शहरों में रह रहे हैं लेकिन अपनी गांव की ज़मीन आप किसी और को रेंट पे नहीं देना चाहते। अब इस चक्कर में देखिए डबल नुकसान हो रहा है। आप शहर में रह रहे हैं, आप इस ज़मीन का वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस ज़मीन पे खेती हो सकती थी लेकिन हो नहीं रही है। गांव में कई सारे लैंडलेस वर्कर्स हैं जिनको कहीं पे भी ज़मीन चाहिए, काम करके वो फसल उगाएं और अपना भी पेट भर पाएं। तो वो लैंडलेस वर्कर्स भी भूखे हैं, ज़मीन भी खाली है। आपको भी शहरों में रह करके इस ज़मीन से कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द ओनरशिप ऑफ योर ओन लैंड। बट वंस आफ्टर स्वामित्व प्रोग्राम इज completed and you are having your own property card, there is a digital tagging also of your ownership on that parcel of land, GIS में प्रॉपरली टैग है, तब आपके पास ओनरशिप का कॉन्फिडेंस है एंड देन यू कैन लीज अवे योर लैंड टू समवन एल्स। तो इससे वो लैंड का मोनेटाइजेशन हो पाएगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, इट विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन फॉर यू while स्टेइंग इन द अर्बन एरिया। लैंड भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा और रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। एग्रीकल्चरल आउटपुट भी ओवरऑल देश का बढ़ेगा। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए स्वामित्व प्रोग्राम लेकर के आई है भारत सरकार। करंट न्यूज़ यही है कि लगभग 92% ऑफ द ड्रोन मैपिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड अंडर स्वामित्व प्रोग्राम, और उम्मीद है कि अगले साल तक पूरा पूरा स्वामित्व प्रोग्राम रोल आउट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से स्वामित्व प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर। करंट न्यूज़ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट येट आई हैव कवर्ड दिस, ताकि आपको स्वामित्व प्रोग्राम के बारे में पता रहे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to digital infrastructure। देखिए, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लेकर के आई थी साल 2019 में। इसका मुख्य लक्ष्य था डिजिटल डिवाइड को कम करना। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का सिंपल सा मतलब है कि देश के अंदर दो पॉपुलेशन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन कैपेबिलिटीज एज फार एज द एक्सेसिबिलिटी टू आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। अभी कुछ सोसाइटी ऐसी हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, बच्चों को इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करना आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो जा सकते हैं, कोई लर्निंग स्किल्स और कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नए कोर्स कर सकते हैं, डिजिटलाइज फॉर्मेट पे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। वहीं एक मेजर सेगमेंट है जिसके पास ना इंटरनेट फैसिलिटी है, ना ही स्मार्टफोन है, ना ही अगर उनको ये सब चीज़ें दे दी जाए तो वो स्किल है कि इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाए। तो सच सिचुएशन इज नोन एज डिजिटल डिवाइड, और डिजिटल डिवाइड के कारण इकोनॉमिक डिवाइड इज गेटिंग डीपर, वाइडेन। डिजिटल डिवाइड के कारण अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे देश के अंदर, पोस्ट पैंडेमिक डिजिटलाइजेशन हैज़ बीन फास्ट फॉरवर्डेड, और तब से बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड इकोनॉमिक गैप इज वाइडनिंग। तो इस कारण से डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना जरूरी है, और डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए लाया गया है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जिसके अंतर्गत पहले लक्ष्य रखा गया, साल 2019 में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लाया गया तो लक्ष्य रखा गया कि सारे विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी साल 2022 तक विथ फास्टर इंटरनेट स्पीड। टारगेट रखा गया था कि 50 एमबीपीएस का स्पीड हम लोग हर एक सिटीजन को अवेलेबल कराएंगे अंडर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। देयर शुड बी 1 टावर पर 1000 पॉपुलेशन बाय 2024, बट ये पूरा पूरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया।
इसी कारण से अब नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लाया जा रहा है। ये हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है कि दे विल बी कमिंग अप विद नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, यानी कि सेकेंड वर्जन। दिस टाइम द गोल विल बी टू फर्दर एक्सपैंड फाइबर कनेक्टिविटी टू अबाउट 2.7 लाख विलेजेस बाय 2030। और इस बार कोशिश रहेगी कि जो रूरल एरियाज के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड पंचायत ऑफिसेज, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले प्रोवाइड की जाए अंडर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रीजन बिहाइंड अनीमिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेगमेंट। छोटा सा टॉपिक है बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, अनीमिया का क्या मतलब होता है? एनीमिया का मतलब लैक ऑफ इनफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इन आवर ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? एक सेल होता है आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है आई थिंक डब्ल्यूबीसी, एंड तीसरा होता है प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आरबीसी या हेमोग्लोबिन ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि बॉडी सेल्स उन ऑक्सीजन को लेकर के फिर हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनीमिया जिन लोगों को होता है, यानी कि एनीमिया वो हेल्थ कंडीशन है जिस केस में इंसान के ब्लड के अंदर ये वाला सेल, रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, जिस कारण से उसके ब्लड की कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, जिस कारण से वो इंसान थका थका महसूस करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब मिलता नहीं है बॉडी के अलग अलग सेल्स को, तो फिर वो सेल्स खाने से, फूड से एनर्जी नहीं रिलीज कर पाते हैं। दैट इज वाई दैट पर्सन ऑलवेज रिमेन्स फटीग, जिसको भी अनीमिया हो जाता है। उसके अंदर फिर माल न्यूट्रिशन के तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी तक यही बनी है, यही रही है मेडिकल फ्रैटर्निटी के अंदर, कि अनीमिया मेनली हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। और भारत के अंदर अनीमिया का प्रॉब्लम बड़ा सीवियर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से अबाउट 60.8% ऑफ वीमेन बिटवीन एज ऑफ 15 टू 49 सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया के कारण होता क्या है कि बर्थ या चाइल्ड डिलीवरी के टाइम में फिर ब्लड जो है वो बहुत बार प्रोफ्यूजली ब्लीड फ्लो होने लगता है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो सच प्रॉब्लम्स आर जनरली सीन। अनीमिया के केस में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम मदर से बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। तो अनीमिया इज वेरी प्रेवलेंट अमंगस्ट वीमेन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 टू 49 आज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। और एनीमिया को लेकर के अभी तक की अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, जिस कारण से अनीमिया के केस में डॉक्टर्स हमेशा क्या आयरन के टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते रहे हैं। बट अब एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से ये समझ आया है, ये पता चला है कि अनीमिया does not happen just because of iron deficiency. It can also happen because of deficiency of vitamin B12, या it may also happen due to air pollution. तो इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बार देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। देखिए, क्यूएस जो है क्वाक्लेरेली साइमंड्स, ये लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो हायर इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर में है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनके क्वालिटी को इवैल्यूएट करता है। तो एक क्यूएस रैंकिंग निकाली जाती है, दुनिया भर के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी के बेसिस पर उनको रैंकिंग देता है। ये वो तो आता ही है, क्यूएस वर्ल्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग वो तो हर साल आती ही है। इस बार क्यूएस जो लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, इसने पहली बार फ्यूचर स्किल इंडेक्स रिलीज किया है। तो हो सकता है पीटी में आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में कि फ्यूचर स्किल इंडेक्स किसने रिलीज किया, आंसर वुड बी क्यूएस। और इस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में दे हैव बेसिकली ट्राइड टू आइडेंटिफाई कि विच कंट्री इज रेडी टू मीट द इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड। जो एआई वगैरह की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको मीट करने के लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा रेडी है, यानी कि स्किल्स फिट कितने देश हैं, एकेडमिक रेडनेस कितना है, फ्यूचर ऑफ वर्क किन किन देशों में ज़्यादा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किन देशों में अच्छा हो रहा है। तो ये क्यूएस ने हाल फिलहाल में पहली बार रिलीज किया है फ्यूचर स्किल इंडेक्स,
where it has tried to give ranking to the countries on the basis of their readiness to meet the evolving job market demand. और इस QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है एज फार एज देयर प्रिपेयर्डनेस टू जॉब मार्केट इज कंसर्न, फॉलोइंग ओनली यूएस, अमेरिका। तो सरल भाषा में कहें तो अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा रेडी है टू मीट द इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड एज पर यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ जीएसएलवी के कारण गलत हो जाता है, ये होगा पीएसएलवी। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि जीटीओ इज एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। एनबीएफसीज में फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।